वेलकम टू क्विक स्टडी मटेरियल। आज है 24 फरवरी और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं हम उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ ही जितना आपका इंपॉर्टेंट पिछले साल आपने कुछ भी पढ़ा होगा तो उसको भी हम यहाँ पर रिवाइज करते चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि हाल ही में ओडीआई यानी ओडीआई का मतलब क्या है, वनडे इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं, यानी एक दिवसीय क्रिकेट की बात कर रहे हैं। इसके अंदर सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो भाई अपने पास एक रन मशीन है जिसका नाम है विराट कोहली। आप सभी लोग भली भांति परिचित होंगे। और कल पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से हमने धूल चटाई है ना। और अपने रन मशीन विराट कोहली ने सेंचुरी भी लगाई है कल पाकिस्तान के सामने। और इसी मैच के दौरान विराट कोहली ने ये कारनामा कर दिखाया है, सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाला, है ना। तो 14,000 रन बनाने वाले जो सबसे तेज रन बनाने वाले 14,000 रन पूरे करने वाले कौन है? तो विराट कोहली हैं। इन्होंने मात्र कितनी पारियों में 287 इनिंग्स या आप कह सकते हैं पारी के अंदर, है ना, ये जो है कारनामा कर दिखाया है। इन्होंने रिकॉर्ड किसका तोड़ा है? तो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि हाल ही में एफबीआई के निदेशक कौन बने हैं? एफबीआई एफबीआई की बात अगर मैं करूं यहाँ पे तो फुल फॉर्म क्या होती है एफबीआई की? एफबीआई की फुल फॉर्म होती है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में एक बार। तो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो होती है इसकी फुल फॉर्म होती है। और निदेशक यानी इसके जो डायरेक्टर बने हैं, आप यहाँ पे इमेज में देखिए, ये हैं आपके काश पटेल। कौन है? काश पटेल। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। काश पटेल की अगर मैं बात करूं तो ये भारतीय मूल के हैं। भारतीय मूल का मतलब ये आप समझिए कि ये गुजरात से बिलोंग करते हैं, भारत के। और अमेरिका में रहने की वजह से इन्होंने अमेरिकी नागरिकता इनको मिली हुई है, तो भारतीय अमेरिकी नागरिक है ये काश पटेल। और ये एफबीआई के जो निदेशक बने हैं, कौन से नंबर के? तो 9th नंबर के एफबीआई के निदेशक बने हैं। चर्चा में क्यों थे? चर्चा में इसलिए थे क्योंकि जो इन्होंने मतलब अपने पद की जब शपथ ली थी ना, तो इन्होंने क्या किया था, भगवत गीता जो है इसके ऊपर इन्होंने हाथ रख के शपथ लिया, यानी कि भगवत गीता पर अपने पद की शपथ ली है। इसलिए ये काफी अभी चर्चा में थे न्यूज के अंदर, है ना, तो ध्यान रखिएगा। और एफबीआई की बात करूं तो एफबीआई क्या है? अमेरिका की खुफिया एजेंसी है। किसकी? अमेरिका की क्या है? एक खुफिया एजेंसी है। खुफिया एजेंसी की अगर मैं बात करूं तो जैसे हमारे यहाँ पे सीबीआई होती है ना, अपने यहाँ पे क्या होती है इंडिया में? सीबीआई। सेम वैसे ही अमेरिका के अंदर जो खुफिया एजेंसी है उसको हम बोलते हैं एफबीआई। समझ में आया? तो एफबीआई के 90 नंबर के यानी 9th नंबर के जो 9वें डायरेक्टर बने हैं वो कौन बने हैं? काश पटेल। भगवत गीता पे इन्होंने हाथ रख के शपथ लिया है, इसलिए काफी चर्चा में थे, है ना। अमेरिका की खुफिया एजेंसी है एफबीआई। एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं एफबीआई की बात करूं, जैसे एफबीआई की बात करूं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1908 में इसकी स्थापना होती है। और इसका जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पर है? तो वाशिंगटन डीसी का नाम आपको ध्यान रखना है। किसका? वाशिंगटन डीसी, है ना। स्थापना 1908 में, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी के अंदर। चलिए, जेडी वेंस की अगर बात करूं तो ये अमेरिका के अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति बने हैं। इंपॉर्टेंट नियुक्ति है, ये भी ध्यान रखिएगा। मार्को रूबियो की अगर मैं बात करूं तो मार्को रूबियो जो है ये अमेरिका के अभी हाल ही में क्या बने हैं? विदेश मंत्री बने हैं। इसे भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस देश में HKU5CoV2 वायरस पाया गया है? अब ये जो वायरस आप देख रहे हैं ये बड़ा ही खतरनाक वायरस है। और इस वायरस का जो लक्षण है ना, सेम कोरोना वायरस की तरफ। कैसा? जैसा आपका कोरोना वायरस था, ये कोरोना जैसा ही वायरस है आपका। और जानवरों से इंसान में फैलने वाला वायरस है। और ये जो अगर मैं बात करूं तो मुख्यतः किस जानवर से? तो चमगादड़ आपको ध्यान रखना है ना। जो ये आप बैट देख रहे हैं ना, चमगादड़, चमगादड़ों से फैलने वाला खास करके। अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखिएगा, काफी खतरनाक वायरस है। और ये अभी जो पाया गया है, कहाँ पर पाया गया है? चीन के अंदर पाया गया है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भैया जो वायरस वायरस ये जो खेलता है ना, ये कौन खेलता है? चीन ही खेलता है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने पढ़ा था एक वायरस और जो चीन में ही पाया गया था, फैला था, HMPV। याद आ रहा है किसी को? HMPV आया किसी को याद? नहीं याद आ रहा है? फुल फॉर्म बताऊं मैं आपको? ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस।
ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस HMPV, है ना। ये जो है अभी कुछ दिन पहले ये भी चीन में पाया गया था, है ना, काफी बुरी तरीके से फैला था। भाई क्या करेंगे ये चाइना वाले, इनको सांप बिच्छू चमगादड़ चूहा जो मिलता वो सब तो खा लेते हैं ये, है ना। तो कुछ ना कुछ तो इनको होना ही है। इनको चाहिए शुद्ध शाकाहारी भोजन करना ताकि कोई बीमारी ना फैले। फैलाते ये लोग हैं और डरते हम लोग हैं। भैया पता नहीं कब वहां से यहाँ पे आ जाए। अभी आपने देखा ही है कोरोना के टाइम पे कोविड की वजह से कितनी हालत खराब हुई थी इंडिया की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस राज्य ने बाहरी लोगों के लिए कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है? देखिए अगर मैं बात करूं तो अभी ना उत्तराखंड ने ये कारनामा किया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। दरअसल उत्तराखंड की जो संस्कृति विरासत है और जो कृषि भूमि है उसके संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने ये कदम उठाया है और एक नया भूमि कानून पारित किया है। क्या किया है? एक नया भूमि कानून पारित किया है ना। और ये जो भूमि कानून पारित किया है इसमें क्या कहा गया है कि जो बाहर के लोग हैं वो कृषि भूमि खरीद नहीं सकते यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब इस नए भूमि कानून में क्या क्या बातें कही गई है एक बार उसको देखिए आप। जैसे इसके अंदर ये कहा गया है कि केवल रेजिडेंशियल भूमि ही खरीद सकते हैं और वो भी 250 मीटर स्क्वायर तक की भूमि ही खरीद सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये कहा गया है कि एक परिवार एक खरीद नियम भी लागू होता है। एक परिवार एक खरीद नियम का मतलब क्या है कि एक ही परिवार के अन्य सदस्य नई भूमि नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, तो एक परिवार एक नियम। निगरानी के लिए एक मॉनिटरिंग पोर्टल बनाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो भूमि खरीद है, भूमि खरीद की निगरानी के लिए एक मॉनिटरिंग पोर्टल बनाया जाएगा। बात करें उत्तराखंड की तो एक बार मैप में देखिए उत्तराखंड कहाँ पर है। ये जो आप रेड वाला हिस्सा देख रहे हैं ना, ये है आपका उत्तराखंड। अगर हम बात करें यहाँ पे ऊपर आपको हिमाचल दिख रहा है, नीचे यहाँ पे उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा कर रहा है ये, और यहाँ पे नेपाल है। ठीक है, ये देखिए ये है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? देहरादून और गैरसैंण दो राजधानी है। मुख्य रूप से जो काम होता है वो देहरादून से ही होता है। देहरादून दो राजधानी का मतलब क्या है? जैसे क्या होता है ठंड जब बहुत ज्यादा पड़ने लगती है तो एक तो वैसे ही ये ठंडा प्रदेश है ना। यहाँ पे जो आप अगर देखेंगे तो नॉर्मल से ज्यादा आपको यहाँ पे ठंड दिखने को मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे क्या है, कार्य बाधित ना हो इस वजह से क्या किया जाता है, इसकी दो राजधानियां बनाई गई है। देहरादून जो है वो आपका शीत कालीन आपकी राजधानी है, कैपिटल है, और ग्रीष्मकालीन कैपिटल जो है वो आपकी गैरसैंण है। बात करें यहाँ पर तो मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वर्तमान में। राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं। अच्छा, आपको यहाँ पे ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क का नाम ध्यान रखना है। अक्सर वो एग्जाम में पूछा गया नेशनल पार्क है रामगंगा नेशनल पार्क। मैं क्यों कह रहा हूँ रामगंगा? दरअसल इसका ना सबसे पहले क्या नाम था? हेली नेशनल पार्क। ठीक है, फिर हेली नेशनल पार्क से नाम बदल करके इसका क्या कर दिया गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ध्यान रखिएगा, आज भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नाम से इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, और इसी का नाम बदल करके फिर क्या किया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। तो क्वेश्चन आज भी बनता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो आप क्या कहेंगे? उत्तराखंड में है। इसका नया नाम क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो राजाजी नेशनल पार्क आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। नंदा देवी जो नेशनल पार्क है ये भी आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। एक आपको ध्यान रखना है फूलों की घाटी। कौन सी? फूलों की घाटी नेशनल पार्क। ये आपके वो नेशनल पार्क हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है ये सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पे? उत्तराखंड में। अच्छा, कुछ फेस्टिवल की अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपको ध्यान रखना है हरेला फेस्टिवल, चैतोल फेस्टिवल, है ना, फूलदेही महोत्सव, घुघुतिया फेस्टिवल, ये कुछ फेस्टिवल है जो उत्तराखंड में मनाए जाते हैं। और इसके अलावा फेमस झीलों की बात करें अगर तो नैनीताल झील हो गया, है ना, भीमताल हो गया, नौकुचिया ताल हो गया, और खुरपा ताल हो गया। मतलब जिसके पीछे भी ताल लगा हुआ है वो ज्यादातर झील आपको यहाँ पे ना उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस राज्य के वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो अभी नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है ना। तो नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना की बात करें या फिर इसे आप नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ये जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के द्वारा चलाया जा रहा है ना, इसके साथ मिलकर चलाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का जो समय था वो 10 साल है। 2017 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, 2027 तक इसका टाइम पीरियड है। अगर हम बात करें तो इस
प्रोजेक्ट को किस राज्य के, नागालैंड के वन प्रबंधन परियोजना जो है इसको स्कॉच अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। उद्देश्य की अगर हम बात करें सिंपल सा कि इसका उद्देश्य क्या है, तो आप समझिएगा। उद्देश्य है वन पारिस्थितिकी तंत्र को सुधारना और साथ ही साथ जो झूम खेती है ना, झूम खेती को इसको रोकना। कहने का मतलब ये इसके प्रति लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाना। झूम खेती क्या होती है, जो पूर्वोत्तर के राज्य होते हैं ना, उनमें क्या किया जाता है, वनों की कटाई करके वो खेती लायक जमीन बना लेते हैं, खेती करते हैं और उनको लगता है कि नहीं अब यहाँ पे किसी काम के मतलब थोड़ा भी लगता है कि यहाँ पे फसल की उपजाऊपन कम हो गई है, तो उसका कोई इलाज करने की बजाय वो क्या करते हैं, जहां जाते हैं वहां पे बस अपना जंगल काटेंगे और वहीं पे खेती करना शुरू कर देंगे। तो इससे क्या होता है, जो वन है ना, उसको बहुत ही पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसको नुकसान होता है। तो झूम झूम खेती के बारे में लोगों को जागरूक करना और वन पारिस्थितिकी तंत्र को सुधारना इसका उद्देश्य है। ठीक है, इस परियोजना का, इसी परियोजना को मिला है स्कॉच अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी किस देश के आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। तो ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये है भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी और ये अभी गए हैं फ्रांस के आधिकारिक यात्रा पर। ये 4 दिवसीय यात्रा पर गए हैं, 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं, यानी 4 दिन की यात्रा पर। कहां पर, फ्रांस के अंदर। अच्छा, फ्रांस में ही अभी पेरिस के अंदर आपका एक समिट हुआ था जिसे हम जानते हैं एआई शिखर सम्मेलन के माध्यम से, और वहां पर कौन गए थे, नरेंद्र मोदी जी गए थे, जिसे पेरिस एआई शिखर सम्मेलन कहा जाता है। और इसके अंदर नरेंद्र मोदी ने भारत की तरफ से सह अध्यक्षता भी की थी इस समिट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का उद्घाटन किसने किया। आपको ध्यान रखना है, ये शिवराज सिंह चौहान आपको बीच में दिख रहे हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। शिवराज सिंह चौहान जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने इस पूसा कृषि विज्ञान मेले का क्या किया था, उद्घाटन किया था। साथ ही आपको ध्यान रखना है, इस बार की जो थीम है ना, क्या था थीम, उन्नत कृषि विकसित भारत, ये इस बार की थीम है। अगर आप यहाँ पे पोस्टर पे देखेंगे तो आपको इस पोस्टर पे लिखा हुआ दिखेगा उन्नत कृषि विकसित भारत, है ना। ये आयोजन कब से कब तक किया गया है, फरवरी मतलब आपका 22 फरवरी से 24 फरवरी तक आपका आयोजन किया गया है 2025 में। कहां पर किया गया है, नई दिल्ली, आपको ध्यान रखना है, कहां पर, नई दिल्ली में। तारीख भी ध्यान रखिएगा, 22 से 24 फरवरी आपको ध्यान रखना है। उद्घाटन किसने किया, शिवराज सिंह चौहान ने। और विषय जरूर ध्यान रखिएगा, थीम जरूर ध्यान रखिएगा। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं इस क्वेश्चन से वो सब आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुनिया का पहला एआई आधारित क्रॉनिक नेत्र रोग स्क्रीनिंग कार्यक्रम नयनामृतम 2.0 स्क्रीनिंग रोग कार्यक्रम, यहाँ पे इसका मतलब समझिए, नेत्र रोग स्क्रीनिंग कार्यक्रम का मतलब क्या है, यानी नेत्र रोग की ना स्क्रीनिंग कार्यक्रम में जांच की जाएगी। अब ये जांच किसके द्वारा की जाएगी, एआई आधारित, यानी एआई माध्यम से, है ना, नेत्र रोग की जो जांच की जाएगी। और ऐसा करने वाला जो गवर्नमेंट की तरफ से जो रूल मतलब जो ये कानून लाने वाला है, ये करने वाला है, कौन सा राज्य सरकार करने वाला है, तो आपको ध्यान रखना है केरल करने वाला है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, यानी नेत्र रोग की जांच एआई माध्यम से करने वाला राज्य केरल बना है। नाम क्या है इस परियोजना का, इस कार्यक्रम का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, इस योजना का नयना अमृतम 2.0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए आरबीआई डेटा ऐप किसने लॉन्च किया है। देखिए, इस आरबीआई डेटा की बात करें ना तो RBIDATA में आगे आरबीआई लिखा हुआ आपको दिख रहा है, याद रखना बहुत इजी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, आरबीआई ने इसको लॉन्च किया है ना। ये उस एप्लीकेशन का क्या है, इमेज है ना, आप चाहें तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। काम क्या करेगा, तो आपको ध्यान रखना, इस ऐप के माध्यम से जो यूजर्स हैं वो डेटा को ना ग्राफ के माध्यम से, देखिए इसके अंदर यहाँ पे आपको सिंबल भी दिख रहा है ग्राफ का, है ना, ग्राफ या चार्ट में क्या करेंगे, देख सकेंगे और विश्लेषण के लिए डेटा को डाउनलोड भी कर पाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, आरबीआई की बात करते हैं। आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है और 1 जनवरी 1949 में इसका क्या होता है, राष्ट्रीयकरण होता है, नेशनलाइजेशन होता है। अगर मैं आरबीआई की हेडक्वार्टर की बात करूं तो इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है, मुंबई में है। और ध्यान रखिएगा, इसके जो अभी नए गवर्नर बने हैं आरबीआई के, 26वें नंबर के गवर्नर कौन बने हैं, संजय मल्होत्रा का नाम आपको ध्यान रखना है। किसका, संजय मल्होत्रा। कल मैंने ये क्वेश्चन पूछा भी था आपसे और बहुत से बच्चों ने इसका आंसर एकदम सही सही कमेंट बॉक्स में दिया है। ठीक है,
अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट गवर्नर कौन है, तो आप क्या कहेंगे? ऑसबर्न स्मिथ। कौन? ऑसबर्न स्मिथ का नाम आपको ध्यान रखना है, ये आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। और अगर पूछा जाए आपसे कि फर्स्ट भारतीय गवर्नर कौन है, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि पहले भारतीय गवर्नर कौन है, तो आपको सीडी देशमुख का नाम आपको ध्यान रखना है। किसका? सीडी देशमुख का नाम। इस वो सारे क्वेश्चंस हैं जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और इस आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो कौन से आयोग की सिफारिश पे हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है यंग हिल्टन आयोग। कौन सी? यंग हिल्टन आयोग, या इसे ही शाही आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, यंग हिल्टन आयोग या शाही आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेसेंट की रिपोर्ट के अनुसार 1990 से 2021 के बीच भारत में आत्महत्या दर में कितनी कमी आई है? देखिए, अभी ना एक लेसेंट की रिपोर्ट आई है। लेसेंट क्या है? यूके में स्थित, ध्यान रखिएगा, यूके में स्थित एक वीकली मेडिकल जर्नल है, और इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। और वो इस रिपोर्ट में क्या क्या बातें कही गई वो तो हम देखेंगे ही। पहले आप ये देखिए कि भारत में जो आत्महत्या दर में जो कमी आई है इस रिपोर्ट के अनुसार, वो आई है 30% की कमी। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। कहीं कहीं न्यूज़पेपर में ना 31% या फिर 31.5% दिया गया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है ऑफिशियल रूप से जो डेटा अवेलेबल है, जो ऑफिशियल साइट पे, वो 30% है। तो आपको 30% बिल्कुल सही मान के चलना है, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 30%। बात करें इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या कहा गया है ना। देखिए, सुसाइड करना या आत्महत्या करना ये तो अपने आप में खैर गलत चीज है ही, है ना। अरे अगर इतना ही परेशान हो गए हैं तो जाइए आप कहीं अकेले एकदम गोवा में जाइए, मस्त खाइए पिए एंजॉय कीजिए, है ना, लेकिन आत्महत्या मत कीजिए। आत्महत्या से अच्छा तो यह है कि आप एकदम अकेले चले जाइए, ठीक है। तो बात करते हैं इस रिपोर्ट के अनुसार क्या क्या कहा गया है। इस रिपोर्ट में एक बात कही गई है कि विश्व में, यानी वर्ल्ड की बात करें तो हर 43 सेकेंड में एक व्यक्ति जो है वो सुसाइड कर रहा है ना। क्या कर रहा है? सुसाइड कर रहा है। फिर इसी रिपोर्ट में एक बात ये कही गई है कि जो भारत में आत्महत्या दर है, अब ध्यान रखिएगा, एक साल में प्रति लाख जनसंख्या पर मौतों की बात कर रहे हैं। यानी 1990 में 18.9 व्यक्ति प्रति लाख मतलब 1 लाख की पे हम बात कर रहे हैं। 1 लाख पे 18.9 व्यक्ति जो है ना, ये सुसाइड कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूं कि अगर यही डेटा मैं अगर बढ़ा दूं, जैसे मैं कहूं कि अगर 10 लाख हो गया है तो 10 लाख पे क्या हो जाएगा? 180.9। यहां पर ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि ये जो डेटा है ये प्रति 1 लाख जनसंख्या पर मौत का आंकड़ा है। तो 1990 में 18.9 व्यक्ति प्रति लाख पर जो मरे, मतलब जो सुसाइड कर रहे थे, वो घट करके कितना हुआ है अब? 13 मौत प्रति लाख हुई है 2021 में, यानी घटने को देखने को मिला है। अब इसमें हम भारत में, ये तो पूरे भारत की आत्महत्या दर हो गई ना, लेकिन इसके अंदर अगर मैं कहूं कि महिलाओं में और पुरुषों में, देखिए महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं में 1990 में जहां 16.8 प्रति व्यक्ति, मतलब प्रति लाख जो आपकी दर थी, वो घट करके कितनी हो गई है 2021 में? 10.3 प्रति लाख। वहीं पे अगर मैं बात करूं 1990 में जो पुरुषों की आत्महत्या दर थी वो 20.9 प्रति लाख थी, जो घट करके 15.7 प्रति लाख हो गई है, ठीक है, 2021 में। यानी ये घटने को आपको देखने को मिली है। एक और चीज यहाँ पे ये देखने को मिला इस रिपोर्ट के अंदर कि भारत में जो शिक्षित महिलाएं हैं उनमें आत्महत्या दर जो है वो सबसे अधिक 2020 में दर्ज की गई थी। इस रिपोर्ट में जितनी भी बातें कही गई है वो सारी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट बस ये है आपके लिए कि भारत में 30% दर जो है वो कमी देखने को मिली है, और दूसरा कि भारत में जो आत्महत्या दर है वो 1990 1921 में क्या अंतर है, ये आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। बाकी विश्व में हर 43 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है, ये लेसेंट की रिपोर्ट बता रही है। आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि कितने प्रतिशत की कमी देखने को मिली है। ये सारे आंकड़े मैंने इसलिए बताए हैं कि जो लोग भी आरओ की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये काफी यूजफुल डेटा रहने वाला है, ठीक है। चलिए, लास्ट टाइम पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनका कार्यकाल अभी 2 साल के लिए बढ़ाया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपको ध्यान रखना है, वी अनंत नागेश्वर बिल्कुल सही आंसर है। तो जिसने भी वी अनंत नागेश्वर बताया उसका वेरी गुड, बहुत सही है, मैंने सबके कमेंट्स पढ़े हैं, ठीक है। और
साथ ही साथ कल हमने एक और क्वेश्चन पढ़ा था और वो क्या था कि 1 साल के लिए भी कार्यकाल किसी का बढ़ाया गया था, याद आ रहा है? पीवीआर सुब्रमण्यम का बढ़ाया गया है ना? पीवीआर सुब्रमण्यम का वो कार्यकाल बढ़ाया गया 1 साल के लिए। ये किसके? तो नीति आयोग के, किसके? नीति आयोग के सीईओ थे। ठीक है, तो दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है। आज आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो क्या है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध, यानी भारत के अंदर सबसे अधिक गिद्ध जो है वो किस राज्य में पाए गए हैं? ये अभी हाल ही में एक आंकड़ा जारी हुआ था, एक रिपोर्ट आई थी, आपको बताना है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको बताना है कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने एक पशु दर्द निवारक, ध्यान रखिएगा, फिर से सुनिएगा नाम ध्यान से, पशु दर्द निवारक, ये यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, दर्द निवारक एक मेडिसिन है, एक दवा है, उसके ऊपर अभी क्या किया है? बैन लगाया है, यानी प्रतिबंध लगाया है। आपको उस पशु दर्द निवारक दवा यानी उस पेन किलर का नाम बताना है, जिसके ऊपर भी हाल ही में केंद्र सरकार ने क्या किया? बैन लगाया है। जिसकी वजह से क्या हुआ है? गिद्धों की संख्या में कमी देखने को मिली, यानी गिद्धों के लिए वो दुष्प्रभाव, मतलब गिद्धों पर दुष्प्रभाव पड़ा है, इसीलिए इस पशु दर्द निवारक के ऊपर बैन लगाया गया है। आपको बताना है इस दवा का नाम। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको नाम बताना है और इस क्वेश्चन का आंसर देना है। लाइक का टारगेट जो रखा है मैंने, मात्र 100 लाइक का टारगेट रखा है, आप बिल्कुल इसे लाइक कीजिएगा, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है आपके लाइक से। और पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे एज इट इज मिल जाएगा, जहां पे आपको रिवीजन करने के लिए बहुत बेस्ट रहने वाला है। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।